स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड पर। और मैं सौरभ आप लोगों के लिए आज का टॉपिक लेकर के आया हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कब आप लेक्चर डालोगे, तो आज अपन लेकर के आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। जैसा कि अपन करते हैं कि इसे टुकड़ों में अपन अपलोड करते हैं, वैसे ही इस चैप्टर को भी अपन अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके और फिर अपलोड करेंगे। तो आज का जो अपना सेक्शन है वो रहेगा अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आई होप बढ़िया तो होंगे आप लोग, और जैसे ही आप लोग पढ़ेंगे और भी बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ने से बढ़िया ही होते हैं। चलो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। तो जैसा कि अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है, सबसे पहले तो अपन बात कर लेंगे कि रिप्रोडक्शन, सॉरी सॉरी, है ना, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन है क्या एक्चुअली। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रम। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसके अंदर कई चरण संपन्न होते हैं, उन चरणों को मिलाकर के ये एक प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की। तो बात करेंगे कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सजीव अपने समान नया जीव उत्पन्न करता है, यानी एक जीव अपने समान नया जीव उत्पन्न करेगा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन यानी जनन कहते हैं। अगला पॉइंट आता है अपना टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं, एक होता है सेक्सुअल मेथड और एक होता है असेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन। अब नाम से ही देखो, क्योंकि कहते हैं बायोलॉजी शब्दों का खेल है और डायग्राम्स का खेल है, तो शब्दों का खेल खेलते हैं। इसमें बोला लैंगिक जनन, लैंगिक यानी लिंग का जिक्र हुआ है, लिंग यानी नर और मादा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ऐसा जनन जिसके अंदर नर और मादा, मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे, यानी रिप्रोडक्शन की ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे और नई प्रोजनी प्रोड्यूस करेंगे, उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एक ऐसी प्रोसेस भी होती है रिप्रोडक्शन की, जनन की एक ऐसी प्रोसेस भी होती है जिसके अंदर मेल फीमेल कोई रोल नहीं होता, अकेला जो पेरेंट होता है, इंडिविजुअल पेरेंट भी अपने जैसी नई प्रोजनी प्रोड्यूस कर सकता है, उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स हो गए दो टाइप के, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे, और एसेक्सुअल जिसके अंदर ओनली एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां पे बनते हैं गैमिट्स। अरे भाई, क्योंकि एक बात बताओ, अगर मेल और फीमेल दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना, कोई सेल तो होगी दोनों के पास से जो आकर के मिलेगी, फ्यूज होगी। ठीक है, तो वो होता है गैमिट्स। अब बात करते हैं दुनिया में कोई भी आया है तो कुछ ना कुछ करने आया है, तो ये गैमिट्स भी कुछ ना कुछ करने आए हैं। क्या करने आए हैं, ये फ्यूजन करने आए हैं, ये एक दूसरे से मिलने आए हैं। तो जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे तो उनमें होता है फर्टिलाइजेशन। तो मेल और फीमेल गैमेट जैसे ही आपस में मिलेंगे उनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, दोनों आपस में भिड़ गए और फर्टिलाइजेशन हो गया, जिससे बनेगा जाइगोट, युग्मनज। अब देखो इतना खेल चल रहा है इसके अंदर, यहाँ पे गैमेट बन रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है। एसेक्सुअल के पास, बेचारे के पास कुछ नहीं होता। इसने क्या किया, बोले ठीक है भाई तू ये ले, ये एक टुकड़ा ले मेरा, और यहां से नया प्रोड्यूस कर ले, प्रोजेनी प्रोड्यूस कर ले नई। जैसे कि आपने देखा होगा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज, गुड़हल, आप टहनी कट करते हो, टहनी लगा देते हो और नया पेड़ बन जाता है, सेम टू सेम पेरेंट के जैसा होता है। तो उसमें ऐसा थोड़ी ना हुआ कि मेल गैमेट आया फीमेल गैमेट आया, दोनों आपस में भिड़े और फिर जाइगोट बना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो चलो ये बात हो गई अपने पास सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब बात कर लेते हैं, दो टर्मिनोलॉजी और दिख रही होगी आपको, ओविपेरस। अब यहां पर बोला कि प्रोजनी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर प्रोजनी एग की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है तो उसको कहते हैं ओविपेरस, लेकिन अगर खुद के जैसा एडल्ट प्रोड्यूस करेगा तो उसको कहते हैं विविपेरस।
तो अगर प्रोजनी एग की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी तो उसको बोलेंगे ओवीपेरस, जबकि अगर एडल्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी तो उसको बोलेंगे विवीपेरस। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के मेथड क्या है, और रिप्रोडक्शन के बाद जो प्रोजनी बनती है वो किस किस फॉर्म में बन सकती है। अब अपन बात कर लेते हैं ह्यूमन की। ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यानी मेल और फीमेल कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं मेल विवीपेरस होता है। मेल क्या होता, सॉरी, ह्यूमन की बात कर लेते हैं। ह्यूमन क्या होता है, विवीपेरस। ह्यूमन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और साथ ही साथ विवीपेरस होता है, यानी इसके अंदर एडल्ट की फॉर्म में नई प्रोजनी आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके इवेंट्स क्या क्या है, रिप्रोडक्शन के इवेंट्स। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो देखो गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब होता है बनना और गैमेटो मतलब गैमेट्स। गैमेट्स का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, गैमेटोजेनेसिस। हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन। जैसे अगर मैं बात करूं मेल की, तो मेल में होता है स्पर्म बनता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में ओवम बनता है तो ऊजेनेसिस। तो यहां पे बोल देंगे अपन मेल में तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में होता है ऊजेनेसिस। तो सबसे पहले तो गैमेट बनेंगे, गैमेट बनने के बाद उनका ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो फीमेल में मेल गैमेट्स ट्रांसफर होंगे। फीमेल में मेल गैमेट्स का ट्रांसफर होना इसको कहते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है। तो गैमेट ट्रांसफर, वो भी कौन सी प्रोसेस, इंसेमिनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वीर्य सेचन। इंसेमिनेशन हो गया, वीर्य सेचन हो गया, यानी सीमन को रिलीज किया कहां पे, फीमेल में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो इसको कह दिया इंसेमिनेशन। चलो अब बात कर लेते हैं अगर गैमेट का ट्रांसफर हो गया, गैमेट का ट्रांसफर हो गया तो अब क्या होगा, अरे ट्रांसफर हुआ है, मेल गया है, फीमेल को बोलता है मैं आ रहा हूं तेरे पास, तो रुक। फीमेल आया, फीमेल आई, दोनों आपस में मिले और मिलते ही जाइगोट बन गया। ले बेटा, जाइगोट बन गया, और जाइगोट बनने के लिए जो प्रोसेस हुई उसको भी क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ध्यान रखना फर्टिलाइजेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें प्लाज्मोगेमी होती है, फिर कैरियोगेमी होती है, एपोमिक्सिस होता है, उसके बाद में जाकर के और एक जाइगोट बनता है। तो ऐसा नहीं है कि बस ये मेल था बोले मैं आ रहा हूं, फीमेल थी बोले आजा, दोनों आकर के भिड़ गए और भिड़ते ही बोलते बोले ले जाइगोट बन गया। इतने जल्दी नहीं होता है, ठीक है। वो एक प्रोसेस होती है, उसमें पहले प्लाज्मा मिलता है, उसके बाद उनका न्यूक्लियस मिलता है, उसके बाद उनके क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट बन गया तो जाइगोट बोलेगा कि अब मुझे चाहिए रहने के लिए जगह, तो वो जाएंगे फीमेल के यूटेरस की एंडोमेट्रियम के पास और वहां पे जाकर के इम्प्लांट हो जाएंगे। उसके बाद में अब जो इम्प्लांटेशन हो गया तो वहां पे जो फीटस बना है उसका डेवलपमेंट होगा। अब उसका डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें अपन तो वो होता है 9 to 9.5 मंथ, या फिर इसी को मैं कह सकता हूं 270 से 280 दिन तक, ठीक है। फिर जैसे ही कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाएगा, जो फिटस है वो कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाएगा, तो एक प्रोसेस होगी जिसको कहते हैं पार्चुरेशन, और इस पार्चुरेशन की प्रोसेस से बेबी को बाहर की तरफ डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इवेंट होते हैं रिप्रोडक्शन के। तो रिप्रोडक्शन देखो मैंने बोला था कि ये एक प्रोसेस है, तो कई इवेंट्स हो रहे हैं इसके अंदर, तभी इसको प्रोसेस बोला है। सबसे पहले गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में गैमेट्स का ट्रांसफर होगा, उसके बाद में गैमेट का फ्यूजन होगा जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फिर उससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट का इम्प्लांटेशन होगा, और उसके बाद में डेवलपमेंट शुरू होगा, और डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद में उसकी डिलीवरी होगी, यानी बर्थ होगा, बच्चे का बर्थ होगा। तो ये बात हो जाती है अपने पास में इवेंट्स के लिए। अब अपन बात कर लेते हैं कि सेक्सुअल ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी को मेन सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं, मुख्य
जनन अंग या लैंगिक अंग, और सेकेंडरी को बोलते हैं सहायक या एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। मुख्य क्यों बोला? देखो मुख्य जो होते हैं उनके दो फंक्शन होते हैं, एक तो होता है उनका काम गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा सेक्स हार्मोन प्रोडक्शंस। तो यहां पर अपन बात करते हैं कि ऐसे सेक्सुअल ऑर्गन्स जो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं और उसके साथ साथ ही हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। कौन से? सेक्स हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। जबकि अपन बात कर लेंगे ऐसे ऑर्गन्स जो गैमेट प्रोड्यूस तो नहीं करते और ना ही वो सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो रिप्रोडक्शन में हेल्प जरूर करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब ऐसा मान सकते हैं जैसे कि हो सकता है कि वो कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाए, या फिर हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए उनको स्टोरेज करवाए गैमेट्स को, हो सकता है कि वो उनका ट्रांसफर करवाए, ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन गैमेट प्रोडक्शन और हार्मोन प्रोडक्शन इनका फंक्शन नहीं होगा। तो ये देखो दोबारा से एक बार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का फंक्शन होता है गैमेट फॉर्मेशन और सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन, जबकि सेकेंडरी का काम है हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। चलो देखते हैं मेल और फीमेल के अंदर कौन कौन से होते हैं ये। मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल में होते हैं टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस की अगर बात करें तो टेस्टिस के दो काम है, पहला तो ये स्पर्म प्रोडक्शन करेगा, बोला था ना अभी गैमेट फॉर्मेशन, तो गैमेट क्या होता है मेल का? स्पर्म होता है, तो ये स्पर्म प्रोडक्शन करेगा। दूसरा ये एंड्रोजन्स का सिक्रेशन करवाएगा, एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन्स में टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स और इसमें टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन तो आपको पता है बहुत ही ज्यादा काम का हार्मोन है ना। अगला आता है फीमेल के लिए ओवरीज। ओवरीज की बात करें तो ओवरीज से एक तो गैमेट कौन सा होता है? गैमेट होता है ओवम, तो ओवम का फॉर्मेशन भी होगा oogenesis प्रोसेस से, ठीक है। और उसी के अलावा हॉर्मोन्स की अगर अपन बात करते हैं तो हॉर्मोन्स के अंदर आ जाएंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यहां पर अपन बात कर लेते हैं मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस को बोलते हैं, जबकि फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है कौन? ओवरीज, क्योंकि इनका फंक्शन ही क्या है? गैमेट्स का प्रोडक्शन और हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करें तो मेल के अंदर होंगे एपिडिडेमिस अधिवृषण, वास डिफरेंस शुक्रवाहक, इजैकुलेटरी डक्ट स्खलन वाहिनी, सेमाइनल वेसिकल शुक्राशय पुट्टिका, प्रोस्टेट यानी पुरस्थ, बल्बोयूरिथ्रल, बल्बोयूरिथ्रल या इसका काउपर ग्रंथि भी बोला जाता है, और पेनिस। पेनिस की बात करें तो इसको बोलते हैं शिश्न, जो कि नर की बाह्य जननेंद्री, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी होता है। फीमेल के अंदर अगर मैं बात करूं तो फैलोपियन ट्यूब, जिसको डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी भी बोला जाता है, यूटेरस गर्भाशय, जिसको बच्चादानी भी बोला जाता है, और इसी के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, यानी बच्चा लगना जो प्रोसेस होती है वो इसी के अंदर होता है। वेजाइना, ये एक ट्यूब होती है, ठीक है, जो कि वेजाइनल पोर से बाहर की ओर खुलती है, इसी के अंदर स्पर्म्स रिलीज किए जाते हैं। तो ये कुछ अपने पास में सेकेंडरी ऑर्गन्स हो गए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हो गए जो मेल और फीमेल के लिए, और इधर अपन ने बात कर ली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर वन पेयर टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना किस किस चीज से है? तो ये बना हुआ है वन पेयर टेस्टिस, एक जोड़ी वृषण, उसके साथ ही साथ एसेसरी डक्ट, जिनको बोलते हैं सहायक नलिका, सहायक नलिका, यानी जो हेल्प करेगी गैमेट्स के ट्रांसफर में। तीसरा आता है एसेसरी ग्लैंड्स, सहायक जनन ग्रंथि, या मैं कह सकता हूं सहायक ग्रंथि, ऐसी ग्लैंड्स जिनका सिक्रेशन रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और लास्ट आता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, बाह्य जननेंद्री, नर की बाह्य जननेंद्री, जिसको अपन ने बोला था थोड़ी देर पहले पेनिस, शिश्न, ठीक है।
तो ये बात हो गई वन पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये मिलकर के बनाते हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात कर लेते हैं अपन टेस्टिस, वृषण। देखो ओरिजिन इनका क्या है, मीजोडर्मल, यानी कि मीजोडर्म लेयर जो होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर बनती है, एक्टो, मीजो और एंडो। तो टेस्टिस और ओवरीज दोनों ही बनती है किससे, मीजोडर्म से। फिर बात कर लेते हैं सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन इन पेल्विक रीजन, यानी ये होते कहां पर है, तो ये होते हैं एब्डोमेन के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, अपना जो ग्रोइन रीजन होता है, अपन कह सकते हैं पेल्विक रीजन, ठीक है, श्रोणी भाग, वहां पर ये थाइस के पास वाला जो रीजन है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं तो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं जिसको कहते हैं स्क्रोटम, और हिंदी में बोल देते हैं अपन वृषण कोश। तो वृषण कहां पर होते हैं, ये होते हैं वृषण कोश में, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पेल्विक रीजन में। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अपने पास में आता है कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी बेचारों की जिनको बाहर आना पड़ा, ठीक है। तो चलो इसका जवाब ढूंढते हैं अपन। एक्चुअली क्या है ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस, इसके लिए जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है वो एब्डोमिनल कैविटी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। यानी एब्डोमिनल कैविटी में उदर गुहा के अंदर जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता। और देखो भाई अपन तो पढ़ते आए हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य ही जनन है, कैसे, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, यानी अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करने के लिए, बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब रिप्रोडक्शन तो तब होगा ना जब गैमिट बनेगा, और अगर गैमिट ही नहीं बना, रिप्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो जाति तो गई काम से, ठीक है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो एडेप्टेशन होना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है ना कि मेल के अंदर जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ स्क्रोटम में, जहां पे टेम्परेचर एब्डोमिनल कैविटी से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो ये रीजन है कि ये बाहर क्यों होते हैं, ये स्क्रोटम में क्यों होते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कि क्या ये हमेशा से स्क्रोटम में रहते हैं या फिर बाद में आते हैं, या क्या चक्कर है इनका, मतलब अपन बाय बर्थ, जब से अपन बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, तब तो ये स्क्रोटम में होते हैं। उससे पहले जब अपन मदर की वोम्ब में थे तब भी क्या ये स्क्रोटम में ही थे या कहां, तो नहीं। देखो इसकी बात ऐसी है कि ये ड्यूरिंग बर्थ या एट द टाइम ऑफ बर्थ ये कहां पे आ जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से कहां पे आ जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं। उससे पहले तो ये एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं। तो बर्थ के टाइम पे या बर्थ से ठीक पहले, ठीक है, ठीक 1 मंथ पहले ये कहां पर आ जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं। स्क्रोटम में इनको लेकर के आने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, टेस्टोस्टेरोन। देखो बहुत ही काम का हार्मोन है, बहुत कुछ डेवलप करता है ये। तो एब्डोमिनल कैविटी से जब टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको स्क्रोटम में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टेस्टोस्टेरोन। अगर सोचो टेस्टोस्टेरोन जो है उसका लेवल कम हो जाए, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो ऑब्वियसली सीधी बात है कि एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में नहीं आ पाएंगे, है ना। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। यानी जब बर्थ के टाइम पर भी टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाए, और उसका रीजन होता है टेस्टोस्टेरोन का लो लेवल, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। और फिर ऐसी कंडीशन में है ना जो ऑपरेशन के थ्रू इनको लाया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है अपने पास में, जो क्वेश्चन मार्क अपने को बड़ा सा दिख रहा था कि ऐसा क्या रीजन है कि एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आते हैं, तो उसका रीजन यही है।
चलो अब बात कर लेते हैं अपन टेस्टिस की और स्क्रोटम की स्ट्रक्चर की। तो देखो ये बड़ी प्यारी सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, है ना। तो ये स्ट्रक्चर अपने पास में स्क्रोटम की, ये अपने पास में टेस्टिस हो गए। टेस्टिस के लिए बात करते हैं कि टेस्टिस जो होते हैं ये स्क्रोटम में एक सेप्टम से सेपरेट रहते हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टम। स्क्रोटल सेप्टम। तो दोनों टेस्टिस अपने अपने चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं। ये जो टेस्टिस होते हैं ग्रोइन रीजन से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी जो होती है वहां से कनेक्ट रहते हैं कोड के द्वारा, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिकल कोड। ये एब्डोमिन से आती है और इन टेस्टिस को कहां पर कह सकते हैं अपन लटका के रखती है, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि स्पर्मेटिकल कोड में जो कैनाल होती है, जिस कैनाल के थ्रू ये आते हैं, ध्यान से सुनना, स्पर्मेटिकल कोड इनको लेके आती है, इनको लटका करके रखती है कहां पर, स्क्रोटम में। लेकिन इनके अंदर की जो कैनाल है जिसके थ्रू ये आते हैं, तो उसको कहते हैं इंगुइनल कैनाल। हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं वक्षण नाल, ठीक है। तो ये इंगुइनल कैनाल की बात हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं कि टेस्टिस जो होते हैं ये कुछ लिगामेंट्स से स्क्रोटम से भी अटैच रहते हैं और इन लिगामेंट्स को बोला जाता है गुबर्निकुलम। तो ये जो गुबर्निकुलम है ये क्या करते हैं, ये स्क्रोटम से टेस्टिस को कनेक्ट करके रखते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि इनके अंदर कुछ मसल्स भी होती है, ठीक है। दो टाइप की मसल्स होती है, एक होती है क्रीमेस्टर मसल्स और एक होती है डार्टोस मसल्स। देखो डार्टोस मसल्स जो होती है, ये डार्टोस मसल्स तो स्क्रोटल जो आउटर पार्ट होता है, स्क्रोटम का जो आउटर पार्ट होता है वहां पे प्रेजेंट होती है। और साथ ही साथ क्रीमेस्टर मसल्स जो होती है, क्रीमेस्टर मसल्स ये प्रेजेंट होती है स्पर्मेटिकल कोड के चारों तरफ, ठीक है। और दोनों ही डार्टोस मसल्स और क्रीमेस्टर मसल्स क्या काम करती है, तो ये काम करती है टेम्परेचर मेंटेन, यानी कि जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये दोनों मसल्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो जो सर्दियों का अपन बात करते टाइम होता है, उस टाइम पर क्या होता है, ये दोनों मसल्स क्या करती है, इन टेस्टिस को थोड़ा एब्डोमिनल कैविटी की तरफ लेकर के जाती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं डार्टोस मसल्स और क्रीमेस्टर मसल्स। तो यहां पर अपन बात कर लेते हैं कि अपने पास में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से कौन सी कोड से आते हैं, स्पर्मेटिकल कोड से, स्पर्मेटिकल कोड से आते हैं, ठीक है। और यहां पर अपन बात करते हैं इनकी जो कैनाल होती है उस कैनाल को बोलते हैं इंगुइनल कैनाल। इस कैनाल से होते हुए टेस्टिस आकर के और स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होते हैं। फिर बात कर लेते हैं अपन कि कुछ मसल्स भी होती हैं जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। जैसे सर्दी का टाइम होता है तो सर्दी के रीजन में या सर्दी के टाइम पर टेम्परेचर को वापस से थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा। तो उसके लिए टेस्टिस को वापस किधर लेके जाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ। और एब्डोमिनल कैविटी की तरफ लेकर के जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है क्रीमेस्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स। और स्क्रोटम से ये अटैच रहती है कुछ लिगामेंट्स से जिनको बोलते हैं गुबर्निकुलम। तो ये बात हो गई अपने पास में किस चीज की, स्क्रोटम के लेबल डायग्राम की, ठीक है। तो आपको जितना भी क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछा जाता है नीट एग्जाम में वो यहां से पूछ लिया जाएगा। इससे ज्यादा बाहर मुझे तो लगता नहीं है कि वो जाएगा, क्योंकि एनटीए एनसीईआरटी को फॉलो करता है, ठीक है। और अपन ने यहाँ पे एनसीईआरटी के साथ साथ उसके कंसेप्ट्स को भी पढ़ा है कि कैसे टेस्टिस आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो बोलती है कि ग्रोइन रीजन से कनेक्ट रहते हैं, स्क्रोटम में आते हैं लेकिन कनेक्ट रहते हैं। तो कैसे कनेक्ट रहते हैं वो चीजें अपन ने पढ़ ली। तो अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म आया था क्रिप्टोर्किडिज्म। तो यहां से जब ये टेस्टिस नहीं आ पाते हैं टेस्टोस्टेरोन के लो लेवल के कारण, उस टाइम पर उस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं अपन टेस्टिस। टेस्टिस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टेस्टिस जो है उसको 3 लेयर कवर करके रखती है। पहली होती है ट्यूनिका वेजाइनेलिस जो कि पार्शियली कवर करती है टेस्टिस को। उसके बाद में आती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और तीसरी आती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो ये 3 लेयर्स होती है
जो टेस्टिस को चारों तरफ से कवर करती है, लेकिन वेजाइनलिस जो होती है वो पार्शियली कवर करती है। तो देखो आपको ये दिख रही होगी, ये वाली, ये है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, ये जो अंदर वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये मैं इधर दिखा देता हूं, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो अंदर की तरफ में कुछ फोल्ड्स, कुछ पार्टीशंस में डिवाइड रहता है, कुछ पार्टीशंस यानी कुछ चैम्बर्स में डिवाइड रहता है। इनको बोलते हैं अपन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। इन चैम्बर्स को बोला जाता है क्या? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिस में, इन ईच टेस्टिस देयर आर 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, हर एक टेस्टिस में 250 चैम्बर्स होते हैं, 250 चैम्बर्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। अब बात करते हैं हर एक लोब्यूल में। ठीक है, ये तो बात हुई थी किसकी? चैम्बर्स की, लोब्यूल्स की। अब मैं बात करूंगा कि हर एक लोब्यूल में 1 से लेकर 3, हर एक लोब्यूल में 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड, हिंदी वालों के लिए बोल देते हैं अपन अति कुंडलित। ठीक है, तो हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है जिनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और बेटा जी मैं आपको ये बात बता दूं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही वो स्ट्रक्चर है जहां पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहां पे होगा? इन ट्यूब्यूल्स में होगा। इसीलिए इन ट्यूब्यूल्स को बोला जाता है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्टिस, वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने पास में किसके लिए? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लिए। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ये आगे जाकर के ओपन होती है एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है, एक ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क में, जिसको बोला जाता है रेटे टेस्टिस। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है इनमें स्पर्म बनेंगे और स्पर्म बनने के बाद जाएंगे कहां पर? रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस आगे जाकर के और स्मॉल ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है जिनको कहते हैं वास एफ्रेंशिया। तो देखो ये स्पर्म्स को लेकर के जा रही है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलती है मैंने बना दिया तू ले जा। अब लेके जाएगी कौन? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से जाएगा कहां पे? वास एफ्रेंशिया। वास एफ्रेंशिया इनको ले जा करके और बोलेगी तुम निकलो टेस्टिस से बाहर। ठीक है, तो ये निकाल करके टेस्टिस से बाहर फेंक देगी इनको। लेकिन बेटा बात कर लेंगे कि टेस्टिस से जैसे ही स्पर्म्स बाहर जाएंगे तो इनको कैप्चर करेगी कौन? एपिडिडाइमिस। ये रहा, जिसको कहते हैं अधिवृषण। देखो एपी यानी होता है ऊपर, डाइमिस टेस्टिस के लिए यानी ये टेस्टिस के पोस्टेरियर अपर पार्ट पर सिचुएटेड होती है। तो ये रहा एपिडिडेमिस। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि एपिडिडेमिस पहले तो ज्यादा कॉइल्ड है, फिर थोड़ी कम कॉइल्ड है और लास्ट में बहुत कम कॉइल्ड है। ठीक है, तो ये 3 सेगमेंट्स में होती है। पहला होता है कैपट, दूसरा है कार्पस और तीसरा होता है कोडा। तो एपिडिडाइमिस के भी 3 पार्ट होते हैं, कैपट, कॉर्पस और कोडा। सबसे ज्यादा कॉइल्ड पार्ट है कैपट। तो देखो अपन ने एक बात करी थी कि एपिडिडेमिस जो है टेस्टिस के अपर पोस्टीरियर पार्ट पे है, यानी टेस्टिस के अंदर एपिडिडेमिस को काउंट नहीं करेंगे। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटे टेस्टिस और वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, वासा एफ्रेंशिया ये ट्यूब्यूल्स होंगी। अब एपिडिडेमिस आगे जाकर के ओपन होता है किसके अंदर? वास डिफरेंस में। किसमें ओपन होगा? वास डिफरेंस में। तो ये बात हो गई अपने पास में टेस्टिस की। दोबारा देख लो एक बार टेस्टिस के लिए 3 लेयर्स रहती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, एल्बुजिनिया और वेस्क्यूलोसा। वेजाइनलिस की मैं बात करूं तो ये पार्शियली कवर करती है टेस्टिस को। फिर बाद में बात कर लेते हैं अंदर की लेयर है कौन सी? एल्बुजिनिया। और एल्बुजिनिया जो है वो अंदर कंपार्टमेंट्स में डिवाइड रहती है जो कि 250 होते हैं नंबर में इन ईच टेस्टिस।
हर एक कंपार्टमेंट में, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक से लेकर 3 हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स होती है जिनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इन्हीं में स्पर्म फॉर्मेशन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म आगे जाते हैं रेड टेस्टिस में, रेड टेस्टिस ओपन होती है वासाई फ्रेंशिया में, और वासाई फ्रेंशिया टेस्टिस से बाहर निकलते हुए ओपन होती है किसके अंदर, एपिडिडेमिस में। चलो अब बात कर लेते हैं अपन कि एपिडिडेमिस जो है उसके बारे में कुछ 2-4 अच्छी बातें है ना। ये रहा एपिडिडेमिस। एपिडिडेमिस क्या करता है ना कि ये टेम्परेरी स्टोरेज रखता है, टेम्परेरी यानी कुछ टाइम के लिए ही, कुछ टाइम के लिए ही कैसे, मतलब पहले तो ये आ जाएंगे स्पर्म्स, ठीक है, एपिडिडेमिस में, लेकिन उसके बाद में एपिडिडेमिस क्या करेगा, इनको मैच्योर बनाएगा। मैच्योर बनाना मतलब इनको मोटिलिटी देगा, भागने की क्षमता है ना, दौड़ाएगा इनको, और दूसरा फर्टिलिटी कैपेसिटी, इनको फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी देगा। पर बेटा ये बड़े मतलब इंसान है ना, इंसान तो क्या है, इंसानों के एक अंश है ये तो बात कर लेते हैं। जैसे ही फर्टिलिटी और मोटिलिटी मिलेगी ये यहां से निकल लेंगे, ये यहां से निकल करके किस में एंटर कर जाएंगे, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस जहां पे स्पर्म्स का परमानेंट स्टोरेज होता है, परमानेंट स्टोरेज भी कहा, वास डिफरेंस का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं एम्पुला, उस पार्ट में इनका क्या रहेगा, स्टोरेज रहेगा। तो एपिडिडेमिस टेम्परेरी स्टोरेज होगा और साथ ही साथ यहाँ पे इसको मोटिलिटी और फर्टिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। वास डिफरेंस यहाँ पे स्पर्म्स का परमानेंट स्टोरेज होगा। अब क्या होगा ना कि वास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल्स जो कि मेल एसेसरी ग्लैंड्स है, तो सेमाइनल वेसिकल्स की ट्यूब्यूल्स के साथ मिलकर के कौन, वास डिफरेंस, और बना लेगी इजैकुलेटरी डक्ट, और इस इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू सीमन को फीमेल के अंदर पोर कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो डायग्राम देख लेते अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सबसे पहले बात करते हैं, ये रहे टेस्टिस, टेस्टिस से एपिडिडेमिस, एपिडिडेमिस से अपन बात कर लेते हैं, यहां से स्पर्म्स जाएंगे और स्पर्म्स जाकर के वासा डिफरेंस से होते हुए इधर आएंगे। देखो बेटा वासा डिफरेंस यहां पर यूरेटर जो है वहां से एक लूप बना करके और आगे ओपन हो रही है, ठीक है, लूप बना रही है यहां से, तो ये बात एनसीईआरटी भी बोलती है कि लूप बनाती है, तो ये लूप बना करके और यहां पर ओपन हो रही है एक ब्रॉड एरिया में जिसको बोलते हैं अपन क्या, एम्पुला। याद आया, ये रहा वो एरिया, ये रहा एम्पुला, एम्पुला में ओपन होगी, यहां पर परमानेंट स्टोरेज हो जाएगा स्पर्म्स का। अब बात करते हैं सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल्स ये रही, सेमाइनल वेसिकल्स की ट्यूब्यूल्स और ये वासी डिफरेंस, ये दोनों मिलकर के और ये बना लेगी यहां पर बता देते हैं अपन, ये रहा इजैकुलेटरी डक्ट। ये बना दिए क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट बन गई। फिर उसके बाद में अपन बात कर लेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट खुलती है कहां पर, यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा। अब एक बात बताओ रे कि यूरिथ्रा जो है यहां से स्पर्म भी आ रहे हैं, यूरिन भी आ रहा, तो इसको केवल जेनाइटल ट्रैक्ट बोलेंगे या फिर यूरिन ट्रैक्ट बोलेंगे, तो अपन इसको बोलेंगे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यानी यूरिन भी आएगा और स्पर्म्स भी आएंगे, दोनों आएंगे, तो यहां से होते हुए स्पर्म्स को फिर बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। यहां पर मैं बात कर लेता हूं मेल की जो एसेसरी ग्लैंड्स होती है, एसेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं उनके बारे में। तो एसेसरी ग्लैंड्स में एक तो आ जाएगा सेमाइनल वेसिकल्स, एक अपने पास में हो जाती है प्रोस्टेट, और इधर आ जाती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये वन पेयर होती है सेमाइनल वेसिकल, जबकि प्रोस्टेट सिंगल होती है और बल्बो यूरेथ्रल भी वन पेयर होती है। ठीक है, तो ये पेयर में हो जाते हैं और ये वाली सिंगल हो जाती है। फिर अपन बात कर लेते हैं आगे जाकर के मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और जिसको कहा जाता है पेनिस। ठीक है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर मैं बात करूं तो अपन बात कर लेंगे पेनिस। पेनिस के लिए अगर बोला जाता है तो ये एक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, इरेक्टाइल
स्ट्रक्चर, इरेक्टाइल स्ट्रक्चर। इरेक्टाइल स्ट्रक्चर यानी ये इनिशियली तो क्या रहता है, रिलैक्स स्टेट में, लेकिन जैसे ही इसको अपन कह सकते हैं कि सेक्सुअल एरोजन होगा, उस टाइम पे ये इरेक्टाइल स्टेट में आ जाएगा। इरेक्टाइल स्टेट में आने के लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इरेक्टाइल स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है इरेक्टाइल टिश्यूज। इरेक्टाइल टिश्यूज जो दो टाइप के होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कार्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। जो यूरेथ्रल मीटस होता है, मूत्र द्वार, वो इसी में खुलता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोसेस है इरेक्शन की, इसको कंट्रोल करता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस प्रोसेस को कंट्रोल करेगा कौन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये बात हो जाती है अपने पास में पेनिस के लिए कि पेनिस एक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है जिसमें इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होने वाली मैकेनिज्म है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो देखो ये रहे, ये तो अपन बोल देंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये रहे 2 सिलेंडर्स। ठीक है, सॉरी इसको एक बार यहां पर देखना, ये हो गया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और ये वाले जो है ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये वाले हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और ये इंटरनल जो है इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। फिर अपन बात कर लेते हैं कि पेनिस का जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको बोला जाता है ग्लांस पेनिस, जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि एक थिन स्किन की लेयर इसको कवर करके रखती है जिसको कहते हैं फोर स्किन या प्रेपियस। ग्लांस पेनिस के अंदर कुछ सिबेशियस ग्लैंड्स होती है इस वाले रीजन पे, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इस वाले रीजन में यहां पर कुछ सिबेशियस ग्लैंड्स होती है और ये सिक्रेशन करती है किसका, स्मैग्मा। इनके द्वारा एक सिक्रेशन होता है जिसको क्या कहा जाता है, स्मैग्मा। तो ये बात हो गई अपने पास में किस चीज के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। तो दोबारा से देख लो एक बार, यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहां से स्पर्म बन के रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वास इफ्रेंशिया, इफ्रेंशिया से एपिडिडिमिस और वास डिफरेंस, डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से पेनिस से होते हुए ये बाहर की ओर इजैकुलेट कर दिए जाते हैं। अच्छा, एक बात और आती है कि जैसे पेनिस में इरेक्शन है, इस चीज को कंट्रोल करता है कौन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इजैकुलेशन को कौन कंट्रोल करेगा, इजैकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ध्यान रखना, इजैकुलेशन के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जबकि पेनिस इरेक्शन के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई अपने पास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब अपने पास में एक चीज और बचती है और वो है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में बात करते हैं, पहला है सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, फिर होती है प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट के बाद है बल्बो यूरेथ्रल, जिसको अपन काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, काउपर ग्लैंड। अगर सेमाइनल वेसिकल की बात करें तो इसका जो प्लाज्मा होता है जिसको बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजन और फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजन और कह सकते हैं अपन ठीक है, फ्रक्टोज और फाइब्रिनोजेंस की ही बात करते हैं। अच्छा, एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स
ग्लैंडिन्स। ये कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। और फ्रक्टोज की बात करें तो इसको फ्रूट शुगर भी बोला जाता है। फ्रक्टोज की बात करें अगर, तो फ्रक्टोज एक न्यूट्रिएंट है स्पर्म्स के लिए, ठीक है, और ये बहुत ही जरूरी है स्पर्म्स के लिए। ये जो न्यूट्रिएंट है फ्रक्टोज, ये बहुत ही जरूरी है। दूसरा अपन बात करते हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के अंदर अपन बात कर लेते हैं कैल्शियम आयंस होते हैं, प्रोफिब्रिनोलाइसिन्स। प्रोफिब्रिनोलाइसिन भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब पूरा इन तीनों से जो सिक्रेशन होता है, जो प्लाज्मा बनता है, जो तीनों से जो प्लाज्मा बनेगा उसका 2/3 बनाता है कौन? सेमाइनल वेसिकल। और 1/3 बनाएगा कौन? प्रोस्टेट। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की बात करते हैं तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होता है वो एक एल्कलाइन विस्कस का सिक्रेशन करता है। देखो ये भी एल्कलाइन सिक्रेशन करेगा, ये भी एल्कलाइन और ये भी एल्कलाइन, लेकिन इसका जो सिक्रेशन होगा, ये सिक्रेशन, इसका जो सिक्रेशन होगा, ये सिक्रेशन पेनिस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, जो कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में काम आता है। तो उसके अलावा अपन काम कह सकते हैं इसका कि क्योंकि यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट एक ही है तो एसिडिक मीडियम बना रहेगा यूरिन की वजह से, और स्पर्म वहां पर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी कौन करता है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास में मेल सेक्सुअल ग्लैंड्स। अब अपन बात कर लेते हैं सीमन। सीमन जो होता है ये बनता है प्लाज्मा, यानी जो सिक्रेशन हुआ है ग्लैंड्स से, ठीक है, ग्लैंड से जो प्लाज्मा का सिक्रेशन हुआ है वो प्लस स्पर्म, ये मिलकर के बना लेते हैं अपने पास में क्या? सीमन। तो सीमन अपन इन दोनों को मिलाकर के बोलेंगे, और इसी के साथ आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 1 शॉट कंप्लीट है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको स्लाइड्स दिखा देता हूं। तो देखो सबसे पहले अपन ने बात की थी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ओविपेरस और विविपेरस। इसके बाद में अपन ने बात कर ली थी ह्यूमन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और साथ ही साथ विविपेरस होता है, ठीक है। इवेंट्स में गैमिट बनते हैं, उनका ट्रांसफर होता है, उनका फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट के बाद में बर्थ होता है। इसके बाद में बात कर लिए थे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जैसे गैमिट बनाते हैं और हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब अपन बात कर लेंगे इसके अंदर, जैसे मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। फिर बाद में अपन बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें एक पेयर टेस्टिस होता है, एसेसरी डक्ट्स होती है और एसेसरी ग्लैंड्स होती है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। इन सब की बात करते करते एक बात और भी याद आती है कि कभी कभार क्या होता है ना, ये जो फोर स्किन है यहां इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, और उस इन्फेक्शन के कारण इसको कट करके हटा दिया जाता है। तो इसको कट करके हटा देना वो क्या प्रोसेस होती है? तो उसको कहते हैं खतना, या फिर उसको कहा जाता है सरकमसीजन, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो फिलहाल एनटीए पूछता तो नहीं है, लेकिन क्या पता पूछ ले, तो रिस्क क्यों लेना है ना। तो इसीलिए तो ये अपने पास में अपन ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आज के लेक्चर में अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, और जो भी क्वायरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।